पंचायत चौधरी के गांव में सजी थी और ना चाहते हुए भी सदाम को पंचायत का एहतराम करते हुए चौधरी के गांव आना पड़ा। फजल खान, वसीर, फिरोज खान, सदाम खान, अनायत और भी खास मुलाजमिन सब थे, जबकि चौधरी का पूरा गांव इर्द गिर्द जमा था, जिनमें किसी दरख्त के पीछे जरी का पोशीदा वजूद भी था। जबकि दूसरी तरफ वली शहरियार, चौधरी सिकंदर और ख़ास मुलाजमीन और पंचायती लोग और बल्कि इनके साथ पूरा गांव आ खड़ा था। सिया करते में वो टांग पर टांग जमाए बैठे था, जैसे किसी चीज़ की इसे कोई परवाह ना हो। मगर जरी को बहुत दुख हुआ था, इसने जो किया था इससे इसके बाप का कितना नुकसान हुआ था और वो कैसे बच्चों की तरह रो रहा था। हाँ तो फजल खान, तुम्हारे बेटे ने एक बार फिर दबी हुई दुश्मनी को चिंगारी दी है। इससे चौधरी का बहुत नुकसान किया है। सरपंच फजल खान की तरफ देखते हुए बोले। इससे पहले फजल खान जवाब देते, सदाम ने सर झटका। हमारा हमारा तरफ से दुश्मनी कभी दबता नहीं। हमारे पास माफ़ी लफ्ज़ नहीं। अगर हमने ये किया होता तो इसका कॉलेज खेत को न जलाता, इनका पूरा गांव जला डालता। इंतकाम तो ऐसा होता है, ये छोटा मोटा हरकतें नवाबों का शौक शान नहीं। इसी कड़क जवाब पर फजल खान का बस नहीं चला, इसका माथा चूम ले। सरपंच समेत वली और शहरियार ने भी इसको बुरी तरह घूर कर देखा, मगर वली का इत्मीनान काबिल दीद था। वो अब तक भड़का नहीं था, जबकि सदाम का तो बैठने का अंदाज ही इसके तन बदन में आग लगा डालता। हम लोग माफ़ी चाहते हैं आप लोग से और इसका अजाला भी करने को तैयार हैं। किसी के भी बोलने से पहले फ़िरोज़ की जानिब से अदा हुए ये लफ्ज़ सदाम का दिमाग घुमा गए। इसे खा जाने वाली नज़रों से पहले बाप को और फिर फ़िरोज़ को देखा, जो इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। जब हम कह चुका है हमने ऐसा हरकत नहीं किया तो तुम्हारा ज़्यादा मन ग़ुलामी करने का है, तो बैठो इस पंचायत में खुद। हम डंके की चोट पे सब करता है, समझा? वो गर्राया और फ़िरोज़ को देखता उठ गया। बैठ जाओ बरखुदा, अपनी गलती मानना जुर्म नहीं, जबकि सब जानते हैं ये तुमने किया है। सरपंच की बात सुनकर इसने एक पल को सोचा, इतना भी मुश्किल नहीं इस बुड्ढे की गर्दन दबा देना। तुम सबूत दिखाएगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो खानकार हुआ, सबूत भी मिल जाएगा नवाब फजल खान, बल्कि एक नहीं दो। वली ने उठकर इसके शाने पे हाथ रखा। सदाम की आंखों में बस एक पल को हैरत उभरी और फिर इसने इसके हाथ झटक दिए। सदाम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब बकवास था, इसने ऐसा कुछ नहीं करवाया था। वली ने सर हिलाया, क्योंकि सदाम की आंखें सबूत मांग रही थी। इसने अपने खास मुलाजिम को इशारा किया तो वो गुद्दी से पकड़ कर एक आदमी को खींच लाया। सदाम समेत अनायत को भी बुरी तरह झटका लगा। वो उनके डेरे का खास मुलाजिम था, जो कल ही शहर की छुट्टियां लेकर गया था। अनायत ने इसके कान में झुक कर बताया, जी जी, मुझसे ये काम सदाम साई ने करवाया और फिर शहर फरार होने का कहा। ये मेरे पास टिकट भी है, इससे रोते हुए बताया। तो सब सदाम की जानिब देखने लगे, जो खामोश खड़ा था, मगर आंखों में ऐसा तासुर था कि एक एक शख्स को चीर देगा। अब भी यही कहोगे? सरपंच बोले, हमने जो नहीं किया वो 1000 लोग भी सामने खड़ा होकर कहे, हम तब भी नहीं मानेगा। इस पंचायत में हमारा बैठना बेकार है, समझा? वो कड़क लहजे में कहता, इससे पहले वहाँ से जाता कि वली की पुकार पर रुका, तो मज़ारे के बिना नहीं जा सकते। वो बोला। सदा मुस्कुरा कर पलटा, ठीक है, कितना रकम मांगता है? हमारा मुकाम तुम पर चंद पैसे फेंक कर नहीं गिरेगा। जो हमने नहीं किया वो नहीं किया, इसने एक बार फिर से कहा। तो वली का कहमा उभरा, अजाला सिर्फ पैसों से नहीं होता सरपंच जी, मेरा और नवाबों की बेटियों का चक्कर चल रहा है। इनसे कहो सीधी तरह अपनी बेटी को मेरे साथ रुखसत कर दे। इसने जैसे ये बात अदा की, शहरियार हैरान कुन अपनी जगह से उठा, जबकि सदाम किसी भूखे भूखे शेर की तरह इस पर चमटा और उसी गाल पे कई थप्पड़ मारकर उसकी गर्दन दबोच कर खड़ा था। फ़िरोज़ भी हैरान था और सदाम को इससे अलग करने की कोशिश कर रहा था, मगर वली बिल्कुल मुतमईन सा था, जिसे अपने बोले गए जुमलों से इसने सदाम को मिट्टी में मिला दिया था। क्या बकवास करता है? तेरी बोटी बोटी कुत्तों को खिला देगा अगर तूने हमारा बहन को बीच में घसीटा। और तुम हो ही घटिया नस्ल, औरतों को पंचायत में उछालता है। मगर याद रख, वो नवाब सदाम फजल खान की बहन है, समझा? उसी गर्दन पे गिरफ्त हद से ज़्यादा बढ़ा चुका था, जिसे अभी मार देगा। वली का सांस उखड़ा और इसने खुद ही से ज़ोर से दूर धक्का दिया। तुम पंचायत के उसूलों से खिलाफ जा रहे हो, सरपंच बोले। तो फजल खान ने बेटे के शाने पे हाथ रखा। तहम्मुल करो साईं, हम देखता है, वो आंखों से खामोश रहने का कहते वली की तरफ बढ़े, जबकि फ़िरोज़ खान ने सदाम का बाजू सख्ती से झगड़ा, जैसे इसे झटके से छुड़ाया और घूर कर फ़िरोज़ को देखा। तुम हमारे बेटी का नाम कैसे ले सकता है? फजल खान गुस्से से बोले। सीधी सी बात है फजल खान, तुम्हारी बेटी और मेरी आशिकी चल रही है, जिसकी कई निशानियां हैं मेरे पास, तो सीधी तरह अजाले की सूरत इसे रुखसत करवा दो।
वली फजल खान के मुंह तो कभी नहीं लगना चाहता था, फिर भी तहम्मुल से जवाब दिया क्योंकि वो सद्दाम की दुखती रग पकड़ना चाहता था जिसे वो पल पल मरे। बाबा सही तुम रास्ते से हट जाओ, इसका खून कर देगा हम। बार बार बकवास करता है। नीच। सद्दाम एक बार फिर चीखा तो अनायत ने इसके नज़दीक आया। खान, पंचायत के खिलाफ जाकर हमारा ही नुकसान होगा, वो नरमी से बोला। तो साला देखता नहीं इनको और मुझे समझता है, वो अनायत पर चीखा। इसका कहर पूरा गांव देख रहा था, जबकि जरिश तो दरख्त की ओट में कांप उठी थी। क्या निशानी है तुम्हारे पास? फजल खान मुतमईन से हुए। क्या हो सकती थी, जब जाना कभी किसी के सामने आई नहीं, मगर एक छपाका सा इसके दिमाग में हुआ जब वो रोती हुई घर पलटी थी तो उनको फिक्र सी लाहा कोई। वली ने दुपट्टा और मोबाइल सरपंच के सामने फेंका। ये दुपट्टा मेरी आशिकी की निशानी है, ये मेरे इसकी बहन के साथ चक्कर की, और इसी मोबाइल में मेरी और इसकी लाखों तस्वीरें हैं, और ये मोबाइल भी इसी की बहन का है। वो जानबूझ के घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करा था। बरसों बाद नवाबों का ज़ख्म पहुँचाने का मौका मिला था, कैसे हाथ से जाने देता। ये सब क्या है? शहरियार ने सख्ती से नीची आवाज़ में पूछा। चुप रहो। वली ने आंखों से इसे मना किया, जबकि फजल खान समेत सद्दाम के कदमों तले भी ज़मीन खिसक चुकी थी। ये मोबाइल की दुपट्टा जाना का ही था, क्योंकि ये सूट इसने इसे खुद ला कर दिया था, और मोबाइल तो इसने जिद करके लिया था। सरपंच ने कदरे छोटी उम्र के लड़के से वो मोबाइल खुलवाया। इसमें बाकी जाने की और वली की तस्वीरें थी। सदाम के सर पर गोया खून सवार हो चुका था। वो भूखे शेर की तरह दुपट्टे और मोबाइल की झपट कर वली को धक्का देता वहां से निकल गया, जबकि वली के लबों की मुस्कुराहट ज़बरदस्त थी। फजल खान, पंचायत का फैसला सुनकर जाओ। सरपंच की आवाज़ पर रुक कर देखने लगा। बीवी का धोखा इनके लिए शदीद कम तकलीफ दे था जितना आज बेटी ने तोड़ा था। आज से 5 दिन बाद तुम्हारी बेटी पूरी इज्जत से चौधरी वलीद अर्तज़ा की ज़ौजियत में आ रही है। चौधरी के नुकसान के अजाले के साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। वो मुठियाँ बेचता हुआ फैसला सुनकर वहाँ से निकल गए। ये पैसे लो और रूपोश हो जाओ। वली तुम्हारे साथ क्या करता है क्या नहीं मैं नहीं जानता, मगर नवाब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शायद तुम्हें अपनी बोटियाँ भी कहीं ना मिले, तो बेहतर होगा दफ़ा हो जाओ कहीं। आदमी ने इसके हाथ में पैसे रखे तो वो सर हिलाता पलट गया, जबकि वो शख्स मदम सा मुस्कुराया था। पंचायत का अजब फैसला और वहाँ पर सबूत, और इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। खैर, कुछ सुकून और कुछ तस्कीन मिली थी दिल को सद्दाम खान को तकलीफ में देखकर। जाना तेज झंकारती आवाज़ हॉल में गूंजी तो वो किचन में से बाहर निकली। आज सद्दाम की आंखों में वही खून था जो कुछ अरसा पहले उन्होंने फजल खान की आंखों में देखा था। जाना जो कमरे में थी, इसकी आवाज़ पर घबरा कर कमरे से निकली। जी लाला। सद्दाम की सुर्ख आंखों से इसे खौफ आया। उसके सामने जैसी आई, सद्दाम का हाथ हवा में बुलंद हुआ और खींच कर इसके नाजुक गाल पर पड़ा। वो चौंक कर रह गई। क्या कर रहे हो सद्दाम? बहन पर हाथ उठाओगे? इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी सबसे पहले वो अपनी बेटी के नज़दीक हुई जो बेयकीनी से भाई को देख रही थी। अपना मुंह और अपना बकवास बंद कर, दोबारा हमारी आंखों के सामने मत आना। माँ को लधाड़ता वो जाना की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इसके हाथ में अपना दुपट्टा और मोबाइल देकर धक सी रह गई। वो खुद ही खामोशी से एक तरफ हुई तो सद्दाम ने जाना का बाजू पकड़ा। तुम हमको बताएगा हमारा प्यारा प्यारा, हमारा मोहब्बत, हमारा मान, हमारा एतबार में कहाँ कमी रह गई थी कि तुम इस औरत पे चला गया? वो चीखा। आंखें बेखद सुर्ख थी, जिससे इसकी तकलीफ, इसके एतबार के टूटने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लाला। वो सिसकी, जबकि फिरोज़ खान और फजल खान भी मौजूद थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा था। तुमने हमारा एतबार तोड़ दिया जाना। वो नीच के साथ यारी लड़ाकर एक बार भी तुम हमारा सर कटवा चुका है। तुम हमारा दिल चीर कर खुशियाँ मनाएगा अब इस वली के साथ। वो उसे झंझोड़ता खुद भी काफ़ी अजियत में लगा, जबकि जाना ने नफ़ी की। लाला नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानती किस वली को लाला। ये कैसे गया तुम्हारा इसके पास? तुम्हारा इज्जत, ये इसने दुपट्टा इसके मुंह पर मारा। ये तुम्हारा इज्जत इसके हाथ में था। खैर के हाथ में अपने बहन का इज्जत देखकर हमारा दिमाग इस दिन में पहुंच गया था, जबकि हमने इस औरत को अपना आशिक के लिए मरता देखा। उसको खुद से परे धकेल कर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लाला लाला वो तो नहीं, मैं नहीं जानती। मेरे कबूतर मारे थे इन दोनों ने। मैं सिर्फ बदला लेने के लिए नदी पार कर गई, अस्तबल में गई। मुझे इसका घोड़ा अच्छा लगा, मगर वहाँ वहाँ वो आ गया और मैं भागी तो मेरा दुपट्टा वहीं रह गया, और मोबाइल भी। खुदा की कसम मैं नहीं जानती इसको। वो रोती रोती हिचकियाँ भरती इसके कदमों में बैठ गई। वो जानती नहीं थी कि वो कितना बड़ा इल्ज़ाम लग गया था इस पर। सदाम को इसकी बात पर यकीन आ गया था। वो जानता था जो इसके करीब होते हैं वो इसे कभी भी झूठ नहीं बोलते, मगर जाना की छोटी सी गलती ने आज इसे बड़े खसारे में खड़ा कर दिया था। वो चुपचाप खड़ा इसकी सिसकियाँ सुनता रहा। जाना धई रानी फजल खान इसके करीब आ गए। बाबा चाहे मैं नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। वो बिलख उठी।
सदाम ने इसके ऊपर दुपट्टा फेंका और मोबाइल को दीवार में इतनी शिद्दत से मारा कि वो कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। जला डालो अनायत इस मोबाइल का एक एक जर्रा। इसने कहा और कमरे में जाता ही जाना जल्दी से इसके सामने आ गई। वो इसका भाई था, इसका आइडियल। इससे कैसे खफा रहता और वो कैसे सुकून में रहती। हमारी नज़रों के सामने मत आना जाना, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। जब से बोला, लाला मुझे माफ़ कर दें। इसने हाथ जोड़े, इसकी एक खता क्या कर गई थी। जाना हमने माफ़ करना नहीं सीखा। हम अपने दिल को चीर सकता है अपने हाथों से, मगर अपने साथ धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझा। 5 दिन बाद इस नीच का होकर तुम्हारा हमारा वास्ता नहीं। वो फैसला सुनाकर ऊपर चला गया, जबकि वो हैरान हक व तक रह गई। तुमने एक मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगाकर अच्छा नहीं किया, शहरियार ने इसे गुस्से से कहा, जबकि दादी इसकी बलाएं ले रही थी। जश्न मनाओ मेरे भाई, जश्न। मेरे बाप का ख्वाब था इनकी औरत हमारी हवेली में आए। लो वो ख्वाब पूरा हो गया। वली बहुत खुश था। बकवास कर रहे हो, शहरियार ने संजीदगी से इसे देखा। दूसरों की इज्जत उछाल कर अपनी इज्जत की भी फिक्र कर लो, कभी तुम्हारी इज्जत पर भी बात ना बन जाए। वो बोला था, जबकि इसकी माँ ने भी सर इस बात में हिलाया, जबकि दादी जान ने उनको घूरा। पहले अपनी इज्जत संभालो। वली ने आंखें घुमाकर गोया ताना मारा, जो शहरियार पे जैसी जल्दी पर तेल का काम कर गया। वो पास पड़ा वास नीचे फेंकता कमरे से निकल गया। बहुत अफसोस की बात है वली। माँ ने इसको अफसरदगी से देखा, जिसने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। बदला ले लिया मेरी जान, मेरा शेर। दादी ने तो जान निसार हो रही थी। कहाँ दादी, इनकी इतनी इतनी छटाक भर की औरतों में भी इतनी जुर्रत है कि नदी पार करके बदला लेने पहुंच जाए। सत्ता मसलने दूंगा, सुकून नहीं मिलेगा। बदला तो अब शुरू होगा, समझे। सद्दाम खान के हलक में हाथ डालकर इसका कलेजा खींचा है मैंने। वो सुकून से बोला तो दादी हंस दी। जुग जुग मेरे लाडले, बस वो आए तो मैं इस मनूस से अपने बेटे की मौत के बदले लेकर अपने दिल को तस्कीन दूंगी। वो बोली तो वली ने सर हिलाया। क्यों नहीं दादी, वो हंसा। मगर वली मैं अपनी नस्ल के आगे इससे चलने नहीं दूंगी, बताए दे रही हूँ। वो कुछ खफी से बोली तो वो हंसा। जो हुक्म। सारा कम करता हुआ उनके पास से मुस्कुराता हुआ उठ गया, जबकि आंखों में डरी डरी आंखें उतरी थी। कल कॉलेज मत जाना, सरिश माँ ने कहा तो अम्मा ने कहा तो वो हैरान हुई। क्यों अम्मा, इससे पूछा तो वो सद्दाम से मिलने को बेचैन थी, मगर खौफ ज़दा भी थी, क्योंकि इसके गुस्से किताब कैसे लाती। तुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे, वो बोली तो जरी रोटी छोड़कर उठ गई। अम्मा, इसने हैरानगी से कहा, क्यों, क्या शादी नहीं करनी तेरी मैंने। वो हल्का सा मुस्कुराई और ख़ुद रोटी पकाने लग गई। मगर मुझे नहीं करनी, इसने दबे दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया। चल पगली, तेरी सोचने की बातें नहीं, तू आराम से बस सो जा। वो बोली तो जरीश को आगे बोलना बेकार लगा। वो सोच में भी मामूली सा ये तसव्वुर नहीं ला सकती थी कि इसकी शादी या इसके रिश्ते पे कोई ऐसी आम इसे देखने आ जाए और इसका इल्म सदाम को हो जाए तो वो इसका क्या हशर करेगा। पहले ही जो कुछ हुआ वो इस सब के साथ बात लाजमी सदाम का गुस्सा सवा नेज़े पर होगा। वो सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। बामुश्किल रात तमाम हुई और दिन ने सब कुछ रोशन कर दिया सिवाय इसके दिल के। इसके दिमाग पर एक ही फ़िक्र सवार थी, सदाम से मिलने की। नाश्ता करके अब्बा तो खेतों पे चले गए, जबकि अम्मा कुछ फासले पर आंटी सकीना से कुर्सियाँ मांगने गई थी और वहीं बैठ गई, जबकि इसे ताकीद कर गई थी कि वो अपने कपड़े निकाल कर तैयार हो जाए। मगर अम्मा को काफ़ी देर हो गई थी, जबकि मेहमान भी शाम तक आते। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि सदाम के पास चली जाए। तभी दिल की सुनते इसने आंटी ज़ाहिदा को कहा कि वो कॉलेज जा रही है और कुछ देर तक आ जाएगी, कोई ज़रूरी कागजात लेने थे। अब इन आंटी को कहाँ कोई इल्म होना था। तभी सर हिलाती दरवाज़ा बंद कर गई, जबकि वो सर पर अच्छे से दुपट्टा जमा कर कॉलेज के रास्ते पर हौली, कपड़े पहने मामूली से तैयार हुए वो सीधी चलती जा रही थी और गांव के इस नुक्कड़ तक पहुंच गई जहाँ से अनायत इसे लेता था और छोड़ता था। मगर आज वहाँ कोई भी नहीं था। वो नवाबों के गांव में आज पहली बार चलती जा रही थी। इसे रास्तों की पहचान बस इतनी थी कि इसे सदाम के ज़ाती डेरे का पता था। वो दरवाज़ा खुला देकर अंदर दाखिल हो गई, जबकि अंदर हलचल मची हुई थी। इसने हैरत से सब देखा। पहली बार इसने डेरे का अंदरूनी हिस्सा देखा था, वरना बाग में मुलाकात होती थी। वो कन्फ्यूज से अंदर आई तो अनायत ने इसे देखकर यकदम रुक किया और निगाह झुका ली, जबकि वो खुद वहीं खड़ी थी। आप बाग में जाए, उसने निगाह झुकाकर कहा। तो जरीज ने सर हिलाती बाग में चली गई। इसे 20 मिनट हो चुके थे इंतज़ार करते हुए, मगर सदाम नहीं आया था। न जाने उसे क्यों इंतज़ार करा रहा था, मगर वो इंतज़ार कर रही थी। मज़ीद 10 मिनट के बाद वो पूरी शान से चलता हुआ आया। सियाह लिबास में निखरा निखरा सा वो बहुत हसीन लग रहा था। जरीश इसको देखकर अपनी जगह से उठ गई। इसके अंदाज बदले बदले से थे। क्यों आया है तुम यहाँ। इसे तिरछी नज़र इसके शानदार हुलिये पे डाली तो दिल इसकी तरफ हिमकाने लगा।
मगर वो लापरवाह ही बना रहा। नवाब जी, इसके बोलने की देर थी। सदाम ने अपने लबों पे हाथ रखकर गोया इसे चुप रहने का इशारा किया। इसकी आंखों में सख्त तासुर था कि ज़रिश का दिल सहम गया। तुम्हारा वजूद इस वक्त हमारे दिल पर तेज़ाब का काम कर रहा है। तुम दुश्मनों का है। चुपचाप यहाँ से चला जाएगा तो जिंदा रहेगा, वरना तुम्हारे बोटियाँ करके तुम्हारे गाँव में फेंक देगा। सत लहजे वो बिना लचक के बोला तो ज़रिश की आंखें भीग गई। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो रो दी और कुछ इसके नज़दीक हुई कि वो दूर हुआ। अभी हम तुमसे नहीं मिलना चाहता, तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो भड़का। आज रिश्ते पर आ रहे हैं कोई लोग, उसे सकते हुए इसकी बेत इंतनाई का दुख बनाती। ये आज होने वाले अमल का है। हाँ तो अच्छा है, शादी रचाएं अपना। वो सख्ती से बोला। दिल में धक्कड़ बक्कड़ तो हुई थी, मगर इस वक्त सिर्फ दली की नफरत हावी थी। तरिशी से हैरत से देखी गई। क्या ये वही शख्स था जो इससे मीठे लहजे के सिवा बात नहीं करता था? नवाब जी, इसने हैरानगी का इजहार किया और उसका हाथ पकड़ना चाह के इसने इसे धकेल दिया खुद से दूर। तुम भी यही ही समझता है ना हमने किया है वो सब? वो खुद ही इसका हाथ जकड़ता है सख्ती से बोला, जरिश ये मानते हुए भी कि सब इसी का किया हुआ है। नफ़ी में सर हिला गई। झूठ बोलता है। वो गराया। इसके नज़दीक हुआ। इसके कांपते लबों पर नज़र रुक सी गई। इसने फिर नफ़ी की तो वो चंद लम्हे से देखता रहा, फिर खुद से परे धकेल दिया। तुम जाओ यहाँ से, हमको तुम्हारा शक्ल नहीं देखना। तुम इसी नीच गाँव का है। उसे मुंह फेर गया, जबकि जरिश की सिसकियाँ सुन सकता था। नवाब जी, मोहब्बत करनी थी तो अंजाम ऐसा ना करते कि मोहब्बत का भरम ही टूट जाता, कि सबकी किए की सज़ा मुझे मिलती। अगर इज्तिमाई तौर पर मोहब्बत निभानी थी तो आपको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। पहली बार वो इतना बोली थी। सदाम इसकी तरफ देख नहीं रहा था, मगर इसकी बात सुनी जरूर थी। इसके कदम खुद से दूर जाता भी देख रहा था। वो उसे जुदा नहीं हो सकता था, ये तो तय था, मगर अपने गुस्से के सामने भी बेबस था। अब इसे जाता देखकर इसका दिल क्या इसे रोक ले, बिला वजह इसको क्यों सजा दे? मगर नहीं, अना की ऊंची इमारत पर बैठा वो इसे जलील कर रहा था, मगर मोहब्बत का दावा भी था। खान अनायत की आवाज़ पर वो चौंका। जाओ अनायश बादशाह, छोड़ो इसे, छोड़ कर आओ इसे। इसकी दहलीज पर कोई मर्द ना चढ़े, इसने कहा तो अनायत सर हिलाकर इसके पीछे हुआ। जरिस तेज तेज कदम उठाकर रास्ता अबूर कर रही थी, जबकि इसकी बड़ी बड़ी आंखों में बेतहाशा आंसू थे कि सुनसान सड़क पर इसकी सिसकियां गूंज रही थी कि अपने पीछे गाड़ी के टायर चरचराने की आवाज़ सुनी। बीबी जी बैठ जाइए, अनायत आराम से बोला। नहीं बैठना मुझे, और अब आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। वो गुस्से से चीखी। अनायत को हैरत हुई, इस लड़की में इतनी आवाज़ थी क्या? वो सीधी सीधी चलती गई, जबकि अनायत को नाचार इसे वहां तक छोड़ना पड़ा जहाँ तक इसकी हद थी, जबकि वो भाग गई थी इससे दूर होने के लिए। वो हॉल में दाखिल हुआ तो आज जाना की खिलखिलाती आवाज़ सुनाई दी नहीं दी। महसूस तो बहुत हुआ, मगर एक लफ्ज़ भी कुछ कहे बिना इसने नाश्ता शुरू किया जो इसकी माँ ने इसके लिए लगाया था। माँ से दुश्मनी होने के बावजूद भी खाना इसी से सर्व करवाता था। वो खाना लगाकर चली गई, जबकि इसे असूर पे नज़र लग जाने की हद तक इससे खूबसूरती से नज़र चुरा गई थी। फजल खान भी वहीं आ गए। जाना जाना दही ने नाश्ता नहीं किया। उन्होंने शुमाले से पूछा तो इसने सरनफी में हिलाया। सदाब परवाही बिना नाश्ता करता रहा। ये हाथ साई आया है या नहीं? इसने शुमाइला की तरफ सवालिया नज़र से देखा तो शुमाइला ने इस्बात में सर हिलाया। इससे कहो नाश्ते पर आए। इसने कहा तो शुमाइला सर हिलाती चली गई, जबकि इसके पीछे खड़ी छोटी सी लड़की को सदाब ने बस एक पल को देखा था। शायद वो अनायत की सबसे छोटी बहन थी, क्योंकि अनायत की माँ और बड़ी बहन तो पहले से यहाँ आती थी, मगर छोटी बहन आज पहली बार आई थी। सदाब के इस तरह देखने पर वो किचन में चली गई। शुमाइला दरवाज़ा बजा बजा कर वापस आ गई, मगर हाथ ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो झिझकती हुई दोबारा किचन में चली गई, जबकि सदाम को हाथ पर खूब गुस्सा आया। वो इसकी गिलास लेने का अहद करके इसने नाश्ता ख़त्म किया और उठा। तुमने फैसला कर लिया तुम्हारा बहन के बारे में अब बदलेगा नहीं? फजल खान जो कि नाश्ता नहीं कर सके थे बोले। फैसला हमने नहीं, इसने अपनी किस्मत में खुद लिखा है। सदाम ने टका सा जवाब दिया। तुम्हारा बहन, ये तुम जानता है वो बेकसूर है, फिर भी इसके लिए कुछ नहीं करेगा? वो ज़रा गुस्से में आए। नहीं, हमारा एतबार को ठेस पहुँचाता है, हमारा दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, हमसे झूठ बोलता है। इतना इतना गलतियों का माफ़ी नहीं है हमारे पास। इसकी सख्ती से कहने पर फजल खान बेचैन हुए। वो नहीं चाहते थे कि सदाम पंचायत का फ़ैसला मान ले, जबकि इसकी ज़िद्दी फितरत से अंदाज़ा हो रहा था कि वो पंचायत का फ़ैसला मान लेगा। इससे इससे वो कुछ बोलते सदाम बाहर निकल गया, जबकि वो जाना की फ़िक्र में काफ़ी निडर लग रहे थे। आप ही यहाँ सब घूरते हैं एक दूसरे को। नूर ने शुमाइला की तरफ देखा तो वो हंस दी।
यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और तुमने कौन सा यहाँ रहना है जो सबकी फ़िक्र कर रही हो। कुछ दिनों बाद फिर से तुमने कॉलेज जाना है। इसने कहा तो वो सैलिन आ गई। अच्छा एक काम करो, हाथ से आपका दरवाज़ा खटकाओ, शायद अब की बारी खुल जाए। वो खोल दें तो सफाई कर देना प्लीज़ मेरी बहन छोटी सी। मैं ज़रा सी जाना बीबी को देख लूँ, नाश्ता करवा दूँ, सुबह से गुस्से में है। वो बोलती हुई चली गई जबकि नूर सर हिलाती ऊपर गई और हाथ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर आवाज़ नहीं आई। इसने हैंडल घुमाया तो वो खुलता चला गया और कशादा खूबसूरत कमरा इसके सामने था जिसे इसने बहुत इश्तियाक से देखा मगर इतनी गंदगी इसे उबकाई आने लगी। जूते तक बेड पे पड़े थे। अभी वो कमरा ही देख रही थी कि कमरे का मालिक गुनगुनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो नूर इसकी जानिब देखकर चीख निकल गई। इसने फ़कत टॉवल बांधा हुआ था। नूर का दिल बुरी तरह धड़का जबकि हाथ हैरानगी से इस लड़की को देख रहा था और सोच रहा था इसमें चीखने वाली क्या बात है भला। नूर तो कन्फ्यूज से नाखून काटने लगी जबकि हाथ ने अगला काम किए बिना इसके पास जाना ज़रूरी समझा। तुम कौन हो और मेरे कमरे में आकर चीखें क्यों मार रही हो? वो ज़रा सख्ती से बोला। वो आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? नूर को बोलते हुए भी शर्मिंदगी हुई क्योंकि ये मेरा कमरा है और मेरी मर्जी पहनूं या ना पहनूं। तुम कौन हो भला? हाथ ने जानबूझकर इसको अपनी तरफ मोड़ा जबकि नूर बिदक कर दूर हुई। हाथ को हंसी आई। लड़की इंटरेस्टिंग थी। आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली थी जो इससे भागे। आंखें खोलो, इसे गोया हुक्म किया। नहीं, नूर ने नफ़ी की और रास्ता टटोलती भागने को हुई। रुको, नूर शुमाइला की आवाज़ पर वो एकदम पीछे ले गया। नूर कहाँ हो? वो बोली। नूर ने आंखें खोली। वो भी वैसी टेढ़ाई से खड़ा था बेशरम। आप ही? नूर के मुंह से अदा हुआ तो हाथ ने इससे 6 कदम दूर हुआ। तुम शुमाइला की बहन हो, वो जो हवेली की नौकरानी है? हाथ हैरत से पूछ रहा था क्योंकि इसे शुमाइला को भी देखा था जबकि नूर अपने नाम की तरह नूरानी थी। इसका अंदाज इतना हकीर था कि नूर का गुस्से से चेहरा सुर्ख होने लगा। जी हाँ, मैं नौकरानी की बहन हूँ और मेरी आप ही अपनी मेहनत का खाती हैं, इसने कहा जबकि हाथ हंस दिया। तुम मिडिल क्लास हो बल्कि लोअर क्लास का भी अपना ही दिमाग है। अपनी हैसियत के असर को इन बकवास बातों में दबाकर छुपाना चाहते हो। वो इसका मजाक उड़ाता हंसकर दूर हो गया। वो मेड थी इसकी। वो इस पर गुस्सा कर सकता था, चीख सकता था, इसे मार सकता था मगर इसके साथ हंसकर बात नहीं कर सकता था। नूर को इसके रवैये का बेशुमार अफसोस हुआ और नफरत भी महसूस हुई। कम से कम हम आप जैसे एक दूसरे को नोचने वाले नहीं होते। छोटे लोग हैं, छोटी छोटी खुशियों में खुश है। आप लोगों की तरह नहीं, बड़ी बड़ी खुशियों पर भी बड़ी बड़ी नाशुक्री करने वाले। वरना खुद से कहती बाहर निकल गई जबकि आहत ने नफरत से मुंह फेर लिया। नौकरों को मुंह लगाना इसकी तबीयत का हिस्सा नहीं था मगर वो लड़की ज़्यादा बोल गई थी। वली बेटा तुम ऐसा मत करो। अम्मा ने इसको रोका तो वह हंस दिया। मेरी भोली माँ, जिंदगी का मज़ा तो अब आ रहा है। ये शोगन के टोकरे देखकर सदाम खान का खून जलकर राख हो जाएगा और मुझे जितना सुकून मिलेगा आपको नहीं पता। वो इन्हें तफसील देता हंसा। आजकल तो वो बहुत खुश रहने लगा था। अपने भाई को भी नाराज़ किया हुआ है। तुमने जानते भी हो इसके मामले को, फिर भी तुमने इसे गलत कहा। उन्होंने कहा तो वली ने इनकी तरफ देखा। वो बिला वजह मेरे मामले में पाँव फंसाता है, इसे दुश्मनी निभानी नहीं आती। इसने शान चुकाकर कहा और इन टोकरों पर सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता रखकर। इसने एक पल को सोचा ये सब देखकर सदाम का मुंह काश वो खुद देख पाता मगर अफसोस मगर वक्त करीब था। दिल को खुश करके इसने वो शुगन के मिठाई, हीरे की अंगूठी, सोने के तारों में जुड़ा सफ़ेद लिबास और फल वगैरह सदाम की जाने भिजवा दिए। मुलाजिम जब ले गए तो वो सुकून से बैठ गया। अगर तुम इतना ही खुश हो तो ये शुगन की मिठाई मुझे लेके जानी चाहिए थी, अम्मा ने कहा तो वो संजीदगी से इसे देखने लगा। कोई दिली ख्वाहिश नहीं हो रही, ना ही इस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हूँ जो आपको भेजता। ये तो सदाम की पूंछ हर पाँव रखना था, इसलिए भेजा। वो हंसा, मूंछों को ताव देने लगा। वली अल्लाह से डरो मत, तकलीफ तो इस लड़की पर क्या गुजरेगी। बस अम्मा, वली चिड़ा, आप ज़्यादा ना सोचे, इसने लापरवाही से कहा और इस्तकबाल की तरफ निकल गया। अपने घोड़े को देखकर इसकी तस्वीर अपने घोड़े के साथ याद आई और दिलो दिमाग में इंतकामी शोले से भर गए। बड़े बड़े मिठाई के टोकरों को हाथ ने हैरत से देखा क्योंकि इस वक्त घर में बस वो और फिरोज ही मौजूद थे। फजल खान और सदाम दोनों ही घर में नहीं थे जबकि अम्मा समेत नौकर भी इन टोकरों को देख रहे थे। ये चौधरी वली के घर से शुगन की मिठाई आई है और पैगाम मेहंदी की रस्म का है, एक मुलाजिम ने कहा जिसको वली का खास आदमी ये सामान देकर पैगाम दे गया था। हाथ ने फिरोज की शक्ल देखी जिसे पूछना चाह रहा हो क्या मतलब है इस सब बात का। जानता तो था वली कौन है मगर इसका यहाँ शुगन की मिठाई बेचने की क्या तुक थी भला।
فیروز نے خاموشی سے سامان دیکھا اور بنا ہاتھ کی آنکھوں کا جواب دیے اس نے صدام کو فون ملایا۔ ولی نے شگن کی مٹھائیوں کل مہندی کا پیغام بھیجا ہے، اس نے دو بات بتائی۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لالا بتاؤ گے ہو کیا رہا ہے؟ ہاتھ نے آبلا آخر تنگ آ کر پوچھا۔ جانا اور ولی کی شادی 3 دن بعد ہے، فیروز نے اس کو سکون سے بتایا جبکہ ہاتھ جو کافی کا گھونٹ بھرنے لگا تھا، ماتھے پہ کئی شگن لائے اس کو دیکھنے لگا۔ دماغ تو نہیں پھر گیا لالا تمہارا؟ ایسا کیسے ممکن ہے بھلا؟ جانا بہن ہے ہماری، اس نیچ ولی سے کیسے کیوں؟ صدام لالا نے کیسے مان لیا یہ فیصلہ اور کیوں اور کیا کس نے کیا ہے یہ؟ وہ غصے سے بولا تو فیروز کا یوں یوں چیخنا ناگوار گزرا۔ تمہارے بھائی نے مانا یہ فیصلہ، اس سے پوچھو، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ احد بے تابی سے صدام کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ہال میں داخل ہوا تو اس کی چال میں ہی غضب تھا، گویا وہ خون چھلکانے کو بےتاب تھا۔ اس نے غصے میں آتے ساتھ ہی ایک ایک چیز اٹھا کر ہال سے باہر پٹک دی۔ اس نیچ کا ملازم بھی یہاں کیسے آیا؟ وہ دھاڑا، سارے ملازم سر جھکا گئے۔ تم لوگوں کو اپنا جان پیارا نہیں ہے؟ اسے ایک کا گریبان پکڑا مگر اب کسی نے اس کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ ہاتھ اور فیروز سمیت وہاں ماں بھی اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر پسینے کی بوند سے پھوٹی تھی، جو کہ دسمبر کے اس سخت ٹھنڈے میں بھی مہینے میں بھی نکل آئی تھی۔ جب تم حامی بھر چکے تو یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ فیروز نے اس کے غضب کے سامنے لایا جو ملازم کو مار ڈالنے کے در پہ تھا۔ تم چپ رہا کرو فیروز خان، ہم کو لگتا ہے تم ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سمجھا؟ تم جھک کر ہماری ناک گھیرتا ہے، اپنے قابو میں رہا کرو۔ وہ دھاڑ تو فیروز کا منہ سرخ ہو گیا، وہ اسی طرح اس کے ساتھ کرتا تھا۔ تم جو مرضی کر لو، بات وہی کی وہی ہے، جانا کا رشتہ سرپنچ نے پکا کیا ہے اور اب اس پنچایت میں کیے فیصلے کے خلاف یہ تم بھی جانتے ہو کہ کوئی نہیں جا سکتا، تو گھر میں بدمزگی کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو۔ وہ اتنی بےعزتی کے بعد بھی نپے تلے لفظوں میں کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ ہاتھ نے اپنے بھائی کو دیکھا جس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ بس اب ہاتھ کو معاملہ کچھ کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ لالا ہم جانا کی شادی سے نہیں کریں گے، وہ بولا تو صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ تو 2 ماہ بعد تم کو بھی یاد آ گیا تمہارا بھائی، یہ بہن بھی دنیا میں زندہ ہے؟ وہ اس پر طنز کرتا ہوا بولا جو کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ جو تمہارا حرکات ہے اس پر توجہ دو، سمجھا؟ کیونکہ جب ہم نے سمجھایا تو تمہارا منہ بھی توڑ سکتا ہے بنا لحاظ کے۔ وہ اس کو طردار کیا تو نور کے دل کو راحت سے ملی، کتنا حقیر رویہ تھا صبح اس کے ساتھ اس کا۔ بہت اچھا ہوا جو صدام نے اس کو ڈانٹا۔ صدام فون ملاتا پھر سے باہر نکل گیا جبکہ ہاتھ نے سر جھٹکا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی اس سے محبت بھی بے پناہ کرتا ہے مگر اسے شدت سے تب احساس ہوا جب نور کے مسکراتے لب دیکھے۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے ایک نوکرانی اور اتنی جرأت، وہ ترچھی نظر اس پر ڈال کر نکل گیا۔ مگر یہ نور کی قسمت تھی کہ وہ ہاتھ کی نظر میں آ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا چیز تھا۔ اگر آنسو رکتے تو اسے افسوس ہوتا کہ کیوں رکے ہیں، کیونکہ اس کے حالات ہی ایسے تھے۔ اتنی معمولی سی بات پہ شاید وہ سمجھ رہی تھی اس کی گلے کا توپ بن گئی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کے خاندان کے ساتھ ان کی دشمنی نہ جانے کب سے تھی اسے معلوم نہیں تھا، اور اس شخص کے ساتھ اس کی شادی وہ گھٹنوں میں سر دیے اپنے آپ سے لاپرواہ لگی۔ رات کی تاریکی کو کھڑکی پر اترتی دیکھ رہی تھی کہ دروازہ بجا اور وہ اندر آئی۔ وہ اس کی ماں تھی مگر گھر میں اس کا مقام کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ پکڑا۔ جانا نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، تبھی وہ خاموش بیٹھی رہی۔ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ وہ ادھر ادھر دیکھے دیکھے بولی۔ ہاں تمہاری ماں بے بس ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بے بس؟ جانا نے رخ ان کی طرف کیا۔ مائیں بیٹیوں کی ڈھال ہوتی ہیں، ڈھال جب ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہوتی ہے وہ تن کر کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی بیٹیوں کے سامنے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں بے بس ہوں؟ یہ میں سمجھوں کہ کس طرح تو آپ کا ارمان پورا ہو گیا ہے۔ وہ تلخ ہوئی، انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ سب تانے دیتے ہیں، ایک تم ہو اور سہی۔ وہ مسکرائی اور اس کا پیشانی چوم لی جبکہ جانا تڑپی، کچھ کرے اماں کچھ کرے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کی بیٹی دشمنی کی نظر ہو رہی ہے، وہ سب جھوٹ ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ وہ انہیں یقین دلانے لگی، لالا میرے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ رو دی جبکہ وہ بھی رو رہی تھی، کر کیا سکتی تھی وہ، ان کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اسے سینے سے لگا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے پرسکون کرنا چاہ رہی تھی جبکہ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ ولی کی آواز، اس کا عمل، اس کا ظلم سب یاد آ رہا تھا، اور پھر اس پر لگایا الزام۔